सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये समझाइए कि म्यूचुअल फंड निवेश में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या होता है और एक आम निवेशक इसे कैसे समझ सकता है। हर्ष भाई, मैं थोड़ा एक स्टेप और पीछे जाना चाहता हूँ। जी। बेसिकली क्या होता है कि रिस्क आपने जो बोला वो बहुत सही बोला, बिकॉज जब इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है तो जनरली लोग एक जो कॉमन लैंग्वेज होती है, लोग क्या बोलते हैं, अच्छा इसमें निवेश करें क्या रिटर्न मिलेगा, ये पहला लोगों का प्रश्न होता है। जबकि वो पहला नहीं, वो तीसरा होना चाहिए। पहला होता है रिस्क क्या है इस इन्वेस्टमेंट का, दूसरा होता है उसकी लिक्विडिटी क्या है, और फिर लिक्विडिटी और रिस्क फैक्टर को देखते हुए कोई एक फंड सजेस्ट किया जाता है जो उसकी रिटर्न को डिफाइन करेगा। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ किसी निवेशक को कि आप 6 महीने का अगर आपका टाइम होराइजन है और आप 6 महीने के बाद ये पैसा आपको इसकी जरूरत है और मैं इक्विटी फंड में डाल देता हूँ, वो हो ही नहीं सकता। बिकॉज इक्विटी फंड भले ही वो 10% की रिटर्न दे दे, लेकिन जब लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट और रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो बहुत, और मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आपको ऐसा फंड दे दूं जिसकी रिटर्न हाई है। तो रिटर्न जो होती है वो रिस्क के बेसिस पे और क्या लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे होती है। एक तो ये हो गया। दूसरा हर्ष भाई कैसा होता है कि जैसे निवेशक दो लेवल पे अपने रिस्क को आंकलन कर सकता है। अब हमने क्योंकि अब रिस्क की बात की तो इसको हम थोड़ा आगे एक स्टेप फॉरवर्ड समझते हैं। पहला जो फैक्टर हो गया रिस्क का, वो रिस्क का फैक्टर हो गया कि आप एज ए पोर्टफोलियो जब ओवरऑल कार्व आउट कर रहे हैं एज ए निवेशक, आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है। सो क्या आप इक्विटी फंड्स लेने के मतलब आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? यदि इक्विटी फंड्स होना चाहिए तो क्या केवल लार्ज कैप लेने हैं या मिड कैप लेने हैं या स्मॉल कैप लेने हैं? एक तो ये हो गया कि जो मैक्रो हम बोलते हैं कि मैक्रो लेवल पे आपका रिस्क एपिटाइट क्या है। अब जिस चीज की आपने बात की वो हो गया माइक्रो लेवल पे, विच मीन्स कि अगर मैंने मान लीजिए एक निवेशक है, उन्होंने बोला कि हाँ मैं रिस्क ले सकता हूं और मुझे मिड कैप फंड की जरूरत है या मिड कैप सेगमेंट में मैं अपना एक्सपोजर लेना चाहता हूं। अब हमने ये देखना है कि मिड कैप फंड्स में जो आपकी बास्केट है वो उसका जो रिटर्न रेशियोज हैं या उसका जो रिस्क फैक्टर है वो बाकी जो पीयर ग्रुप में है वो कैसा है और बेंचमार्क के सामने कैसा है। तो ये आपका जो तीसरा लेवल आपने जो बोला, ये थोड़ा सा एक सीजन्ड इन्वेस्टर होगा उसके लिए ज्यादा बेहतर है। बिकॉज एक नए निवेशक के लिए इतनी आगे तक समझना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा टेक्निकल हो जाती हैं चीजें यहाँ पे। जी, ठीक है सर। तो आपने सबसे पहले कहा कि रिस्क को देखना चाहिए, फिर दूसरा लिक्विडिटी को देखना चाहिए और तीसरे नंबर पर यहाँ पर रिटर्न को देखना चाहिए। ये पैरामीटर्स के हिसाब से चुनना चाहिए। ठीक है जी सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है सर। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि ज़्यादातर जो हम लोग अभी यही चर्चा कर रहे थे कि ज़्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है वो जोखिम एडजस्टेड आधार पर ही अपने बेंचमार्क को मात देने में नाकाम रहे हैं, और वो डाटा भी हमने बताया कि पिछले 5 साल में जो सिर्फ 14 से 21% ही इक्विटी फंड्स ने ही अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो इसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको, क्या कारण लगता है इसके पीछे का? देखिए, इसमें दो तीन वजह होती है हर्ष भाई, एक वजह नहीं होती। पहला जो वजह जो जो होती है, क्योंकि जब हम एक एक्टिव फंड मैनेजर को पैसा देते हैं और निवेशक जब निवेश कर रहे हैं, एक्टिव फंड मैनेजर अपनी रिसर्च के बेसिस पे कुछ ऐसे बेट्स लेते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं। अब लॉन्ग टर्म बेट्स में क्या होता है कि मान लीजिए अगर आज की तारीख में फंड मैनेजर्स को लगता है कि पावर सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है, या मान लीजिए चिप मेकिंग कंपनीज अब आ रही हैं, या कुछ ऐसे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे उनको लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, बट वो अभी पोजीशंस अपनी लेना शुरू कर देते हैं। तो अब जो इंडेक्स फंड्स हो गए या बेंचमार्क हो गया, अब उसमें मान लीजिए निफ्टी की हम बात करते हैं। अब निफ्टी में कैसा होगा कि हर 3 महीने में आपका इंडेक्स चेंज हो जाता है। जो नॉन परफॉर्मिंग कंपनीज होंगी या जिनका शेयर प्राइस नीचे गिर जाता है वो रिप्लेस हो जाती है दूसरी कंपनी से। आपने देखा होगा कि ये निफ्टी 50 में शामिल हो गए या निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये कंपनी अब शामिल हो गई, ये कंपनियां वहां से बाहर चली गई। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, क्वार्टरली बेसिस पे रीएडजस्टमेंट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो लेगार्ड होता है या नॉन परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं वो सिस्टम से बाहर चली जाती हैं। हाउएवर एक्टिव फंड मैनेजमेंट में फंड मैनेजर ये क्वार्टरली बेसिस पे नहीं देखता है, उनका एक लॉन्ग टर्म विजन होता है कि मेरा ये 3 साल की स्टोरी है या 5 साल की स्टोरी है, ये सारा स्टोरी या सेक्टर को प्ले आउट होने में 2-3 साल लगेंगे। या फिर मान लीजिए कि जैसे अभी ट्रेड वॉर हुआ, इसमें कुछ सेक्टर्स थे जो बीटिंग ले रहे थे। तो अब फंड मैनेजर ये तो नहीं करेगा कि ट्रंप ने आज कुछ और बोला कल कुछ और बोला और फंड मैनेजर उसको बहुत हाई चर्निंग करेंगे। तो ऐसे कुछ परिस्थितियां जब वॉलिटिलिटी वाली आती हैं तो एक्टिव फंड मैनेजर्स के कुछ फंड्स होते हैं जो बेंचमार्क को बीट नहीं करते हैं, और स्पेशली हाई वॉलिटिलिटी वाले पीरियड में। बट एक चीज और बोलूंगा हर्ष भाई, जैसे आपने 14 से 21% बोला, ये फंड्स ऐसा नहीं है कि अगले आप 2 साल के बाद में या 1 साल के बाद में देखेंगे तो यही फंड आउट परफॉर्म कर रहे होंगे। हो सकता है आज की डेट में जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बेंचमार्क को वो फंड्स आउट परफॉर्मेंस में आ जाए। तो ये भी डायनेमिक होता है, ये भी चेंज होते रहते हैं। लेकिन और दूसरा एक कॉस्ट एक फैक्टर होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ब्रॉडली
लॉन्ग टर्म होराइजन में बेंचमार्क को बीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज फंड मैनेजमेंट कॉस्ट होती है, एक्सपेंस रेशोज होती हैं फंड्स की, वो भी मैटर करती है किसी फंड की परफॉर्मेंस को लेके। और फिर फंड मैनेजर हमेशा अगर बास्केट को या निफ्टी को या निफ्टी नेक्स्ट 50 को ही ट्रैक करता रहे और अपने एक्टिव फंड को भी उसके तरीके से चलाता रहे, तो फंड मैनेजर की अपनी जो उनकी रिसर्च होगी या अपनी काबिलियत होगी वो कैसे दिखा पाएंगे। तो ये मैं ये बोलूंगा कि ये भी कोई स्टैटिक नहीं है। बट हाँ, अगर आप देखेंगे, अगर एक ब्रॉडर टाइम होराइजन देखेंगे तो उसमें बेंचमार्क जो है वो उसको बीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये 2-3 कारणों की वजह से। सर आपने बहुत अच्छे से समझाया और तमाम व्यूअर्स के जो है सवाल आने लग गए हैं। संजीव भारद्वाज जी का सवाल आ गया, रामू यादव जी नमस्कार कर रहे हैं हर बार की तरह, हरी राम जी का सवाल आया है यहाँ पे, और हेमंत पाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम व्यूअर्स के हम लोग कोशिश करेंगे शो के दौरान सवाल लेने की। और सर एक सवाल इसमें यही बनता है आपसे कि म्यूचुअल फंड निवेश में इंफॉर्मेशन रेशो क्या बताता है, इसका फंड के रिटर्न और ट्रैकिंग एरर से क्या संबंध है? देखिए, इंफॉर्मेशन रेशो अगेन हर्ष भाई थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। सो बेसिकली ये क्या हो गया कि एक्टिव रिटर्न डिवाइड बाय ट्रैकिंग एरर, विच मींस कि आपका फंड की जो रिटर्न है वो माइनस करें आप बेंचमार्क रिटर्न, और उसको जो ट्रैकिंग एरर है, ट्रैकिंग एरर हो जाती है कि जैसे मान लीजिए निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बैंकिंग है या फार्मा है या आईटी है। अब उसकी जो मार्केट की परिस्थितियां जब बदलती हैं, मार्केट के डायनेमिक्स बदलते हैं, तो ये रेशोज भी थोड़ी सी बदलती हैं। तो फंड मैनेजर भी कोशिश ये करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर इंडिया आज की तारीख में अगर हम बोले कि हम बैंकिंग सेक्टर पे बहुत बुलिश हैं और इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, इंडिया बहुत आगे अच्छे से ग्रो करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंकिंग सेक्टर भी ग्रो करेगा। अब यदि इंडिया को ग्रो करना है, बैंकिंग सेक्टर को ग्रो करना है, तो फंड मैनेजर ये नहीं सोच सकते कि मैं बैंकिंग पे बहुत बेरिश हो जाऊं। वो हो ही नहीं सकता, बिकॉज अल्टीमेटली अगर कोई किसी कंट्री की या इकोनॉमी की एक परिस्थिति है, तो फंड मैनेजर्स भी उन सेक्टर्स को या उन जो एरियाज हैं जहां पे ग्रोथ ड्राइवर होंगे उनमें वो निवेश करना चाहेंगे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बेंचमार्क है वो आपका किसी एक पर्टिकुलर, जैसे अब मैंने बैंकिंग की बात की, तो बैंकिंग अगर सेगमेंट बहुत तेजी से चला गया और किसी एक्टिव फंड मैनेजर ने अपनी जो लार्ज कैप फंड था उसमें बहुत कम बैंकिंग रखा था, तो होगा क्या, एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा, अंडर परफॉर्मेंस आ जाएगी। तो फंड मैनेजर भी कोशिश ये करते हैं कि जो इकोनॉमी के ग्रोथ ड्राइवर्स हैं और प्लस जो निफ्टी के या किसी बेंचमार्क के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बराबर तालमेल बना के रखे, और फिर अपनी एक्टिव एडवाइजरी और अपनी जो रिसर्च है उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत जो रेशोज को वो ट्वीक करके रखे ताकि एक अल्फा जनरेट हो पाए। और यदि किसी फंड का मान लीजिए इंफॉर्मेशन रेशो में 1 के ऊपर है, तो वो फंड मतलब ये हो गया कि परफॉर्म कर रहा है, उसकी रिटर्न अच्छी आ रही है अपने बेंचमार्क से। लेकिन यदि वो नेगेटिव हो जाए तो फिर वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा टेक्निकल है हर्ष भाई, लेकिन जो निवेशक थोड़े सीजन्ड हैं वो शायद कुछ पैरामीटर्स जज कर सकते हैं। बट इसको मैं एक सिंपल शब्दों में ये बोलना चाहूंगा कि आप अंडर परफॉर्मेंस या इंफॉर्मेशन रेशियोज तो ठीक है, लेकिन फंड की आप कंसिस्टेंसी देखिए। यदि मान लीजिए कोई फंड 6 महीने में टॉप पोजीशन पे है, फिर 1 साल में टॉप पोजीशन पे है, लेकिन अगले 3 साल तक वो 10, 11, 12 पोजीशन पे आ गया, और कोई एक फंड है जो 3, 4, 5, 3, 4, 5, कभी 2 या फिर 6 या एक बैंड में घूम रहा है जो टॉप क्वार्टाइल में रहता है, तो ऐसा फंड बेहतर होता है एज कम्पेयर टू कोई ऐसा फंड ले लो जो 6 महीने या 1 साल में बहुत हाई रिटर्न दे दी बट कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें। बिल्कुल सही है सर, और बहुत अच्छे से आपने मुझे लगता है कि समझाया हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि थोड़ा भले ही टेक्निकल है लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बारीक है, और यहाँ पर निवेशकों को समझनी चाहिए चीज़ अगर वो चाहते हैं एक अच्छे रिटर्न पाने का तरीका यहाँ पर। और हम लोग इन्फॉर्मेशन रेशियो भी एक बार बताए थे कि आधार पर 5 साल के जो टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स रहे हैं उनका कैसी परफॉर्मेंस रही है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर है, यहाँ पे निपॉन इंडिया लार्ज कैप की बात करें यहाँ पर तो 27% का रिटर्न दिया है, जबकि जो इनका रेशियो है आप देखिए 0.6 के आसपास है। इसके अलावा ICICI प्रू ब्लू चिप की बात करें तो 25% के आसपास का यहाँ पे रिटर्न, और इन्फॉर्मेशन रेशियो देखिए 0.5 के आसपास रहा है। यहाँ पे HDFC लार्ज कैप फंड हो, ये भी यहाँ पे सन लाइफ फ्रंटलाइन और टाटा लार्ज कैप फंड हो, तो ये तमाम नंबर्स हैं आपके सामने रिटर्न की और साथ ही इन्फॉर्मेशन रेशियो की। तो सर एक जो इन्फॉर्मेशन रेशियो होना चाहिए वो किस लेवल के आसपास होना चाहिए सर? तो आपका देखिए, आप जैसे आपने ये चार्ट दिखाया, एनीथिंग अबव 0.5% विच मीन्स कि वो पॉजिटिव साइड पे है, विच मीन्स वो अल्फा जनरेट कर रहे हैं या फंड को अपने बेंचमार्क को वो बीट कर सकते हैं, तो पॉजिटिव होना चाहिए। और जनरली अगर वो 0.5 to 1% की रेशो में रहेगा तो इट मीन्स कि फंड की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है।